बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन पार्ट 7 करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पार्ट 6 देख लिया आप लोग। कॉपर तकरीबन हो चुका, थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है, क्योंकि इसमें बात हिस्ट्री की आ गई थी। ब्रोंज़ एज से मामला चला था और बात हिस्ट्री की आए तो फिर ज़बान जो है वो थोड़ी रुकती नहीं है, मजबूरी है मेरी, इसलिए वो बताना ज़रूरी है। पहले भी आपको बताया था और आपको पता भी होना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं, इंडिया से भी हमारे साथ बच्चे देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि प्योरली इस्लामिक बात है इसलिए बतानी ज़रूरी है। अपने अपने व्यूज़ हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने 3 मखलूक़ात को जो है सबसे पहले तख्लीक किया। पहले नूरी मखलूक है जिसको नूर से तख्लीक किया, लाइट से ना, इनको फ़रिश्ते कहा जाता है, एंजल्स, लाइट से। दूसरी नारी मखलूक है, ये नूरी मखलूक जो नूर से तख्लीक हुई। और उसके बाद नारी मखलूक है, नार आग को कहते हैं, यानी कि फ़ायर, इसमें कौम जन्नात आ जाती है। और तीसरी जो मखलूक है वो खाकी मखलूक, मड, जिसको मट्टी से अल्लाह ने तख्लीक किया। ये खाकी वर्ड खाक से निकला है। और ये आपको पता है, इसमें ये जो है खाकी मखलूक, ये आपके सामने खड़ी हुई इस वक्त लेक्चर दे रही है, ठीक है। क्यों? सबसे पहले लाइट से फरिश्तों को तख्लीक किया, और उसके बाद आग से जिन्नात को तख्लीक किया, और उसके बाद मट्टी से इंसानों को तख्लीक किया। और इंसानों में सबसे पहले किसको तख्लीक किया? हमारे जद्द अमजद जो हैं, कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और उसके बाद अम्मा हव्वा को तख्लीक किया। ये पहला पेयर था। यही पहला पेयर उसके बाद ज़मीन पर आया, ये हमारी अर्थ पर। और उसके बाद नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ। ये 2 से 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, 128 हुए, 256 हुए, 512 हुए, और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। समझ में आ रही है बात? इस पहले पेयर से ही ये सारे इंसानों की तख्लीक हुई। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है, और दुनिया में इस वक्त इंसानों के भटकने के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम का सिलसिला भी शुरू किया। 1,24,000 लगभग अल्लाह ताला ने पैगंबर जो है वो हिदायत के लिए इंसानों की ज़मीन पर भेजे। ये बात भी पता है आपको। लास्ट जो पैगंबर और नबी आए वो तो आपको पता ही है कौन से हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पता है। सेकंड लास्ट कौन थे? सेकंड लास्ट यानी कि उनसे पहले कौन आए थे? उनसे पहले आए थे जिनको इंग्लिश में क्रिस्ट कहा जाता और जेसस भी कहा जाता है, और उर्दू में हम इनको कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। समझ में आ रही है बात आपको? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले सेकंड लास्ट कौन आए? क्रिस्ट या जेसस या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। जिस दिन, जिस लम्हे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, पहला सांस दुनिया में लिया, उसी लम्हे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उसी लम्हे टाइम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक वो वक्त जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले का वक्त था, ठीक है, पहले, बिफोर क्रिस्ट, हम इसको कहेंगे बिफोर क्रिस्ट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है BC, बिफोर क्रिस्ट। ये वो टाइम पीरियड है जो क्रिस्ट से पहले का था, जेसस से पहले का था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का था। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, इस टाइम पीरियड में सारे अंबिया कराम आ गए। सेकंड लास्ट हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, BC। इसके फुल वर्ड्स क्या हैं? बिफोर क्रिस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का टाइम पीरियड जितना भी ज़मीन पर गुज़रा है, टिल कब तक? ये जो पहला फ़र्स्ट पेयर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और अम्मा हव्वा का, ये फ़र्स्ट पेयर जो है हमारी अर्थ पर, ज़मीन पर आया था आलम अरवा से, ठीक है, जन्नत से पहला पेयर ये जो आया। उस वक्त तक का जितना टाइम पीरियड है वो BC कहलाता है, बिफोर क्रिस्ट। अब देखें इसमें सब आ गए, पहले नबी पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद दूसरे नबी, तीसरे नबी, चौथे नबी, और सेकंड लास्ट कौन से? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्रिस्ट। क्लियर हो रही है पिक्चर? तो अब
BC बिफोर क्रिस्ट से लेके कब तक? पहला पेयर जब ज़मीन पर आया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले तक का ये जितना टाइम पीरियड है ये BC कहलाता है। अब सोच लीजिए कितना बड़ा टाइम पीरियड होगा। इसमें सारे अम्बिया कराम आ गए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के, ठीक है, सारे अम्बिया कराम आ गए, सब के सब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो भी हमें मौजूद जितने नाम पता हैं सब के सब इसमें आ गए, सिवाय एक को छोड़ के। वो सब के सब किस टाइम पीरियड में थे? BC टाइम पीरियड में, सिर्फ एक को छोड़ के। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो BC टाइम पीरियड के नहीं हैं, क्योंकि वो लास्ट हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। पता है आपको कितने साल बाद आए हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के कितने साल बाद? 571 साल बाद। इसी को कहते हैं 571 AD, 571 AD। जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, क्रिस्ट दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, उस दिन से AD शुरू हो गया और ये कहलाया 0 AD, 0 AD पहला साल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1 साल के हुए तो ये 1 AD हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 साल के हुए तो ये 2 AD हो गया। 3 साल के हुए, 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, 20 साल के हुए, 50 साल के हुए, 50 AD हो गया। उसके बाद हमारे यकीन के मुताबिक, मुसलमानों के यकीन के मुताबिक कोई एज ऐसी आई, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बहरहाल कोई ऐसी एज थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, उठा लिया ज़िंदा। यह हमारा ईमान है मुसलमानों का। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलवा लिया गया और वो दोबारा कब आएंगे? जब क़यामत नाजिल होगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लेके आएंगे, क़यामत से पहले, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन AD टाइम पीरियड तो चल रहा है ना अभी भी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो दुनिया से उठा लिया अल्लाह ताला ने ज़िंदा ही, लेकिन AD टाइम पीरियड तो चल रहा है ना। 50 AD से 100 AD भी हुआ है। तो AD टाइम पीरियड वो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद का टाइम पीरियड है। समझ में आ गई बात? और हम जो जिस ज़माने में सांस ले रहे हैं वो भी AD है। क्योंकि हम भी किस ज़माने में हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद का ज़माना, और अभी ये चल रहा है, ये AD चल रहा है। ये है 2022 AD। समझ में आ गई बात आपको? 2022 AD। इससे पीछे चलें 2000 आ जाएगा, इससे पीछे चलें 1500 आ जाएगा, इससे पीछे चलें 1000 आ जाएगा, उससे पीछे चलें 900 आएगा, 800 आएगा, 700 आएगा, 600 आएगा और 571 आएगा। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 571वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कहाँ? मक्के में। और उसके बाद 571 से 600 हुआ, 700 हुआ, 800 हुआ और आखिर में 2022 ये आ गया। ये सारा टाइम पीरियड जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर हो गई ये बात? अब ये बताने का मकसद क्या है? एक ज़माना इंसानों पर ऐसे गुजरा है, अब जब मैं अब वक्त की बात करूँगा ना, फ़ौरन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अगर हम ग्रीक पीरियड की बात करते हैं, रोमन पीरियड की बात करते हैं, तो आपके जहन में फ़ौरन क्लिक होगा, यार ये ग्रीक पीरियड अब AD पीरियड में था या BC पीरियड में था। सोचने की बात है ना। ये ग्रीक पीरियड जितना था ये BC पीरियड में था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ये ग्रीक पीरियड था। ये जो आप नाम सुनते हैं ना, एरिस्टोटल वगैरह, डेमोक्रिटस, ठीक है, यूनानी फ़लसफ़ी। ग्रीक वर्ड निकला है ग्रीस से। ग्रीस जो है अंग्रेज़ी ज़बान में यूनान को कहा जाता है। इसी वर्ड को उर्दू में हम यूनान कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको ग्रीस कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड को इंग्लिस्तान कहा जाता है, ठीक है। जैसे मिस्र को जो है हम क्या कहते हैं? मिस्र को जो है हम वो इजिप्ट कहते हैं, उर्दन को जॉर्डन कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल इसी तरह यूनान को ग्रीस कहा जाता है और उसी से वर्ड बना है ग्रीक, ग्रीक पीरियड।
ये सारे यूनानी फ़लसफ़ी थे, ये सारे ग्रीक फ़िलासफ़र थे। और ये टाइम पीरियड कौन सा है? बीसी टाइम पीरियड, ये याद रखिएगा। इसी बीसी टाइम पीरियड में एक दौर ऐसा गुजरा है इंसानों के ऊपर जिसको ब्रॉन्ज़ एज कहा जाता है। मिटा दूँ इसको? ब्रॉन्ज़ एज, क्योंकि हम कॉपर की बात कर रहे हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, आपके एंट्री टेस्ट में ये आपको फ़ायदा देंगी। ब्रॉन्ज़ एज ये एक ज़माना है, ब्रॉन्ज़ एज। एज का मतलब उम्र होता है एक मतलब, दूसरा मतलब इसका ज़माना भी होता है। ब्रॉन्ज़ एज ये भी एक ज़माना गुजरा है, एक टाइम पीरियड गुजरा है इंसानों के ऊपर। अब ये किस टाइम पीरियड में होगा? एक बात तय है, या तो ये एडी टाइम पीरियड में होगा। एडी के फुल वर्ड भी आपको बता देता हूँ। एडी के फुल वर्ड हैं एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी इसके फुल वर्ड हैं। ये जो फुल वर्ड हैं ये अंग्रेज़ी ज़बान के फुल वर्ड नहीं है, ये लातीनी ज़बान के, लैटिन लैंग्वेज के हैं, एन्नो डोमिनी, ठीक है। और एन्नो डोमिनी लातीनी ज़बान के फुल वर्ड हैं और इसका इंग्लिश मतलब बनता है इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड, इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड, ये मतलब बनता है इसका। समझ में आ रही है बात आपको? तो एडी टाइम पीरियड की बात की जा रही। क्या आपके जहन में फ़ौरन आएगा अब ये ब्रॉन्ज़ एज जो है, ये जो ज़माना है, अब ये एडी टाइम पीरियड में इंसानों पे गुजरा है या बीसी टाइम पीरियड में? ये बीसी टाइम पीरियड में गुजरा है। किस टाइम पीरियड में गुजरा है? बीसी टाइम पीरियड में। यानी कि ये जो ज़माना है इंसानों के ऊपर जो गुजरा है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का ज़माना है। कितने साल पहले का ज़माना है? अब ये भी सोचने की बात है ना। हम तो ये बात जानते हैं 2022 में आप मुझे सुन रहे हैं, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 2022वें साल। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के से पहले एक साल ये ज़माना था, उनके तशरीफ़ लाने के 5 साल पहले ये ज़माना था, या 10 साल पहले ये ज़माना था, पहले बिफ़ोर, या 100 साल पहले ये ज़माना मौजूद था, इंसानों के ऊपर गुजरा, या 200 साल पहले या 400 साल पहले। ये 3300 BC, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 3300 साल पहले ये ब्रॉन्ज़ एज इंसानों के ऊपर गुजरी है। और ये कब तक चली है? ये चली है 3000, ये चली है 1200 BC तक, 1200 BC तक का ज़माना। ठीक ठाक बड़ा ज़माना है। कितने साल आ गए? अब अंदाज़ा लगा लें आप, 3300 है, पीछे आ जाइए, 300 ये हो गए, 3000, 2000, 1200, 800 साल ये, और 300, 1500, यानी कि 2500 साल, 2500 साल लगभग ये टाइम पीरियड गुजरा है जिसको ब्रॉन्ज़ एज कहा जाता है। 2500 साल, 2500 साल तक का ज़माना इंसानों पर ऐसा गुजरा है जिसको ब्रॉन्ज़ एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिसमें कॉपर की बात बहुत ज़्यादा की गई है। तो इसके लिए आप ज़रा इस ब्रॉन्ज़ वर्ड को समझ लीजिए, ये है क्या? ब्रॉन्ज़ किसको कहा जाता है? ब्रॉन्ज़ क्या है? एक चीज़ है, थिंग, चीज़ है। कौन सी चीज़ है भाई? ये जो मेरे हाथ में है, क्या ये ब्रॉन्ज़ है? नहीं, ये तो मार्कर है। ये क्या है? बोर्ड, ये तो बोर्ड है। क्या ये ब्रॉन्ज़ है? नहीं, ये तो बोर्ड है। क्या ये ब्रॉन्ज़ है? नहीं, ये भी ब्रॉन्ज़ नहीं है। ये ब्रॉन्ज़ जो चीज़ तो कोई है, लेकिन आप इतनी आसानी से इसको पहचान नहीं सकते। ये ब्रॉन्ज़ जो चीज़ है ये बनाते हैं, ये कैसी है? मेटल जैसी, मेटल लाइक, मेटल लाइक, मेटल नहीं है, मेटल लाइक, मेटल जैसी चीज़ है ये, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटीज़ जो हैं वो मेटल जैसी हैं। ठीक है। क्या ये नेचुरल चीज़ है, कुदरती तौर पर बनी हुई है, या इंसानों ने बनाई है? देखिए ये मार्कर है, अगर मैं कहूँ कि ये नेचुरल बन रहा है कहीं पहाड़ों के अंदर, कहीं दरख्तों पे ये मार्कर बन रहा है, तो आप यकीनन हंसेंगे ही, बोलेंगे नहीं सर, दरख्तों पे थोड़ी ना उग रहा है, ये पहाड़ों में से थोड़ी ना निकल रहा, ये तो हमने बनाया इंसानों ने। बिल्कुल इसी तरह ये जो ब्रॉन्ज़ है ये मेटल लाइक, मेटल जैसी एक चीज़ है। तो ये जो है क्या नेचुरल है?
या इंसानों ने बनाई है? ये मैन मेड है, मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है, मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है। कैसे बनाई है इंसानों ने? दो मेटल्स को मिक्स करके, बाय मिक्सिंग टू मेटल्स, बाय मिक्सिंग टू मेटल्स, दो मेटल्स को मिक्स करके बनाई। समझ में आ रही है बात आपको? अब दो मेटल्स को मिक्स कैसे किया इंसानों ने, जिसको मिला के इन्होंने ये ब्रॉन्ज बनाया। मेटल आपको पता है सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल ऐसा है जो कि सॉलिड नहीं है, जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं, बाकी सारे मेटल जो हैं वो सॉलिड ही हैं। तो दो सॉलिड को कैसे मिलाया गया? इनको मेल्ट करके, इनको पिघलाया है, पहले मेल्ट किया है। क्या किया है? इनको मेल्ट किया है, पिघलाया है। जब इनको मेल्ट किया है, इन दोनों सॉलिड्स को, दोनों मेटल्स को मेल्ट किया है, तो ये क्या हो गए? लिक्विड हो गए। जैसे ये दो बीकर ले लीजिए, इन दोनों के अंदर इसको मेल्ट किया गया। अब ये दो हैं क्या? कौन से मेटल हैं जिनको मेल्ट करके, पिघला के, मिक्स करके ये ब्रॉन्ज बनाया गया? एक है कॉपर, कॉपर, और दूसरा मेटल है टिन। कॉपर और टिन, इन दो मेटल्स को पिघलाया गया और फिर इनको मिक्स किया गया। यहाँ पर जो है वो कॉपर आ गया और यहाँ पर मेरे ख्याल टिन का सिंबल SN है, ये टिन है। दोनों को डाला गया, पिघलाया गया और एक तीसरे बीकर के अंदर इनको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया गया। अब ये जो चीज़ वक्ती तौर पे लिक्विड बन गई है, आपने पिघला के इसको, इन दोनों को वक्ती तौर पे लिक्विड बनाया है और आपस में मिक्स किया, ऑब्वियस सी बात है ये मजबूरी में लिक्विड हो गई। आपने इसको हीटअप किया है बहुत ज़्यादा, तो दोबारा ये अपनी पुरानी शक्ल पे आएगी। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, ये दोबारा क्या बन जाएगा? ये सॉलिड बन जाएगा। लेकिन ये जो अब सॉलिड बना है, इस सॉलिड का एक नाम है, इसका नाम है ब्रोंज। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के तकरीबन 3300 साल पहले इंसानों ने ये तजुर्बा किया था, कॉपर और टिन को आपस में पिघला के ये ब्रोंज बनाया था। और ये बड़ा पायदार था, बड़ा ज़बरदस्त था, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। तो इंसानों ने कसरत से ब्रोंज का इस्तेमाल किया। आज भी होता है, लेकिन क्योंकि नए नए मेटल डिस्कवर हो गए हैं, तो ब्रोंज का जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ अब नहीं होता, हमें नज़र नहीं आता। अभी भी हो रहा है, लेकिन इसकी डोमिनेंस ही नहीं है, बालादस्ती नहीं है जैसे कि उस ज़माने में थी। दुनिया भर में हर जगह पे बच्चे बच्चे को ब्रोंज का पता था, सब इसका इस्तेमाल करते। तो ये ब्रोंज एज जो वर्ड आया था ना, सिर्फ इसको मुझे समझाने के लिए ये पूरी तकरीर जो है वो करनी पड़ी है। ये अकरेंस ऑफ कॉपर वाला ही टॉपिक चल रहा है। अब मिटा दूँ इसको, क्लियर हो गया ये ब्रोंज क्या है। और ऐसी चीज़ें जिसमें आप मेटल्स को मिक्स करते हैं या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, इसको एलॉय कहा जाता है। तो ब्रोंज बेसिकली एक एलॉय है। एलॉय अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वरना फिर बात आगे निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या क्या है इसके, मैंने आपको सारे के सारे जितनी भी टाइप्स थी कॉपर की, मिनरल्स की, वो मैं पिछली वीडियो में लिखवा ही चुका हूँ। आगे चलते हैं अब, और कॉपर के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ब्रोंज एज से इंसान जो है वो कॉपर को इस्तेमाल कर रहा है ब्रोंज की शक्ल में। ठीक हो गई ये बात। और क्या इन्फॉर्मेशन, पुराने लोगों की बात की है इन्होंने। इजिप्शियंस हैं, ब्रोंज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। मिस्री लोग जो हैं, इजिप्शियंस हैं, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया BC टाइम पीरियड में। और रोमन्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया। और फाइनली ग्रीक्स जो हैं, इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है भाई। अच्छा, आगे फिर क्या बात कर रहा है इसके और मज़ीद हो। आयरन और कॉपर का अगर कंपेयर करें, कंपैरिजन करें, कंपेयर करें आयरन और कॉपर का, इन दोनों का हिसाब किताब अर्थ के अंदर जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, इसके अंदर आयरन ज़्यादा मिकदार में है या कॉपर ज़्यादा मिकदार में है। तो यहाँ पर वो कह रहा है लेस अबंडेंट इन अर्थ एज़ कम्पेयर टू आयरन। कॉपर जो है वो लेस अबंडेंट है, इसकी कम मिकदार है, लेस है। आयरन जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, और कॉपर जो है वो कम मिकदार में। ठीक है भाई। और वो क्या बात कर रहा है आगे,
ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट के ऊपर मैं शायद फर्स्ट वीडियो में या 2-3 वीडियो पहले तफसील से बात कर चुका हूँ। ये कॉपर आपको फ्री स्टेट में भी जो है वो मिल सकता है, यानी कि अकेला। इससे पहले आपने जो मिनरल्स देखे कॉपर के, उसके अंदर आप देखें, आपको याद होगा कॉपर पायराइट है, क्यूपराइट है, कैल्कोसाइट है, मेलोकाइट है, एज्यूराइट है, बोर्नाइट है। इन सब में कॉपर के साथ आप किसी न किसी को अटैच देखते हैं, जैसे कि कॉपर पायराइट के अंदर कॉपर के साथ आयरन लगा हुआ है, सल्फ़र लगा हुआ है, क्यूपराइट के अंदर कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, कैल्कोसाइट के अंदर कॉपर के साथ सल्फ़र लगा हुआ है। तो ये कंबाइंड स्टेट है सारी की सारी, जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स मैंने लिखवाई हैं ना, सब कंबाइंड स्टेट कहलाती हैं। फ्री स्टेट का मतलब आज़ाद, अकेला सिर्फ कॉपर हो। तो कॉपर जो है आपको फ्री स्टेट में भी ज़मीन से मिल जाता है, लेकिन थोड़ी मिकदार में। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या बात है इसकी? इम्पोर्टेंट और इसकी कौन सी है, इसको मिटाऊं? वैसे तो सारी ओर्स इसकी इम्पोर्टेंट हैं, जो भी अभी आपने नाम सुने हैं कॉपर ओर्स के, कॉपर की ओर्स के जो अभी आपने नाम सुने हैं, कॉपर पायराइट है, क्यूपराइट है, कैल्कोसाइट है, इनमें सबसे अहम कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉपर की इनमें से कौन सी है? वो कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट। ठीक है भाई। इसका केमिकल फार्मूला भी मैंने लिख दिया था, CuFeS2, Fe(S2), ये कॉपर पायराइट हो गया। ठीक है भाई। पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है ये कॉपर की ओर्स जो है? पाकिस्तान में कहाँ पर मौजूद है कॉपर ओर्स? इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान में। हमारा जो सूबा है बलूचिस्तान में। ठीक हो गई बात। अब चलते हैं अगले इसकी तरफ। हमारे पास अकरेंस ऑफ आयरन हो गया, अकरेंस ऑफ कॉपर भी हो गया, अकरेंस ऑफ एल्युमिनियम की तरफ चलते हैं। उसके बाद अकरेंस ऑफ क्रोमियम आ जाएगा। तीसरे नंबर अकरेंस ऑफ एल्युमिनियम। दो स्पेलिंग है इसकी एल्युमिनियम की, आई हटा दें एल्यूमिनियम बोल दें तो वो भी सही है, आई लगा के लिख दें एल्युमिनियम, वो भी सही है। ठीक है भाई। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, यहाँ पर ज़रा एलिमेंट और मेटल का फ़र्क रखिएगा। इसमें इसको कहा है कि ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मेटल नहीं है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मेटल जो है वो एलिमेंट भी तो है ना, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं? मेटल जो है वो एलिमेंट भी तो है। अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बन वो भी एक एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन जो है वो उसके अंदर अगर हम देखें, कार्बन के अंदर तो सारे हमें कार्बन के ही एटम नज़र आते हैं, कोई दूसरा एटम नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो कार्बन के अंदर सारे ही कार्बन के एटम हैं, तो ये एलिमेंट हुआ। इसी तरह एल्युमिनियम को देखें तो ये भी क्या है? एलिमेंट है, क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर अगर आप देखें तो सारे आपको एल्युमिनियम के ही एटम नज़र आएंगे, किसी दूसरे के एटम आपको नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन गैस है, ये भी एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन गैस के अंदर सारे आपको ऑक्सीजन के ही एटम नज़र आएंगे, कोई दूसरी फैमिली का एटम इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेटल हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल क्या है, इनके ऊपर तो मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ।
ठीक है, तो आप मुझसे मत पूछिएगा सर ये मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, वो देख लीजिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये नॉन मेटल है, लेकिन हैं ये एलिमेंट, और एल्युमिनियम जो है वो मेटल है और ये भी एलिमेंट है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एल्युमिनियम की एलिमेंटल हैसियत की, कि बहैसियत एल्युमिनियम एलिमेंट, मेटल नहीं, बहैसियत एल्युमिनियम एलिमेंट भी हमारी अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये एल्युमिनियम। और इसी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसी अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिकॉन भी मौजूद है। तो एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीसरा नंबर आता है इसका, मोस्ट अबंडेंट। तीसरे नंबर पर एज एन एलिमेंट एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है, ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये दूसरे नंबर पर है, वो पहले नंबर पर है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें एज अ मेटल, एलिमेंट की हवाले से तो हमने देख लिया कि एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आएगा, ज़रा ध्यान से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। एल्युमिनियम को बोल क्या रहा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोल रहा है या मोस्ट अबंडेंट मेटल बोल रहा है, इसमें फ़र्क रखिएगा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ क्रस्ट में तीसरा नंबर है एल्युमिनियम का। अब मोस्ट अबंडेंट मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कौन सा नंबर आता है, ये भी देख लें ज़रा हम। अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट अबंडेंट मेटल, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन सा मेटल जो है वो पाया जाता है, तो वो इसी की बात कर रहा है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये मोस्ट अबंडेंट है एल्युमिनियम। कॉपर नहीं है, आयरन नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आ जाता है कि बताइए भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप बताएंगे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर टिक लगाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप सिलिकॉन की बात करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं, और क्या बात है इसके अंदर। एल्युमिनियम क्या फ्री स्टेट में अवेलेबल है कि ज़मीन से खुदाई की और डायरेक्टली एल्युमिनियम निकल गया, इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा आपको। एल्युमिनियम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और ये बात उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जो अभी तक कंटिन्यूसली ये पूरी सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं, उन्होंने अच्छे से लेक्चर को नोट भी किया है, उनको समझ में आ जाएगी। न्यू बच्चों को भी शायद आ जाए, बहरहाल कोशिश करता हूँ। ये कंबाइंड स्टेट जो है, कंबाइंड स्टेट, एक होता है मिनरल, एक मिनरल कोई एक मिनरल है, मिसाल के तौर पर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एक मिनरल है। और मिनरल मैं आपको बता चुका हूँ बड़ा सा पत्थर होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ज़मीन में ऐसे पत्थर निकलें, ऐसे मिनरल निकलें जो एक मिनरल ना हो बल्कि 2-3 मिनरल्स उसमें मिक्स हुए हों? मैंने इसीलिए कहा था ध्यान से सुनिए। ज़मीन से जो पत्थर निकल रहे हैं वो हो सकता है वो एक मिनरल हो, मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये मिनरल ज़मीन से निकल रहा है, ये रेड कलर का है, पहाड़ों से निकल रहा है, ये कंबाइंड स्टेट है, इसमें कोई भी शक नहीं। ये एल्युमिनियम का क्या है, मिनरल है, ये एल्युमिनियम के पत्थर हैं जो पहाड़ों से काट काट के आप निकाल रहे हैं, ये रेड कलर का है। दूसरे पहाड़ से और आपको कुछ येलो कलर के स्टोन्स निकलते हैं, येलो कलर के क्या है, पत्थर निकल रहे हैं। वो जो येलो कलर के स्टोन्स निकल रहे हैं, जब आप उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर आपको ये भी नज़र आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड,
और इसके साथ साथ एल्युमिनियम के साथ साथ आपको सिलिकॉन ऑक्साइड भी नज़र आता है। याद रहे ये येलो कलर के पत्थर निकल रहे हैं, येलो कलर का ये मिनरल बाहर निकल रहा है। ये एक मिनरल नहीं है बल्कि ये 2 मिनरल्स का मजमुआ है। इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा, 2 मिनरल्स का मजमुआ। ये वो मिनरल है जो कि आपको एल्युमिनियम दे रहा है, ये वो मिनरल है जो कि आपको सिलिकॉन दे रहा है। तो ये 2 किस्म के मिनरल एक ही पत्थर में यकजा हुए हुए हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो ये भी जहन में रखिएगा कि कुछ पत्थर कुछ और ज़मीन से, पहाड़ों से ऐसी भी निकलती हैं जो 2 या 3 मिनरल्स का मजमुआ होती हैं। जैसे कि ये मैंने अभी आपको बताया, ये आपको अलग अलग भी मिल सकती है। मिसाल के तौर पर ये अलग से भी मिल रहा है आपको, ऐसी बात नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो मिनरल है ये आपको अलग से भी मिल रहा है दुनिया में पहाड़ों की खुदाई करके, और इसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड भी आपको अलग से मिल रहा है दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों। ये आपको कंबाइंड स्टेट इस तरह से भी मिल रहे हैं, 2 मिनरल्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। ठीक हो गई ये बात? अब आप इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम क्या देंगे? पहली बात, आप इसको तो बोलेंगे कि सर ये एल्युमिनियम की ओर है, यही कहेंगे ना, ओर ऑफ एल्युमिनियम, ओर ऑफ एल्युमिनियम। ध्यान से सुनिएगा ज़रा, ओर ऑफ एल्युमिनियम। लेकिन जब आपको पता चलता है कि इस पत्थर के अंदर एक और मौजूद है, दूसरी भी ओर है, और इस दूसरी ओर का भी नाम है, इस दूसरी ओर का नाम है ओर ऑफ सिलिकॉन, ओर ऑफ सिलिकॉन, इसी एक पत्थर के अंदर। तो अब आप इस एक पत्थर को, एक ब्लॉक को, एक ओर को आप क्या नाम देंगे? क्या इसको कहेंगे ओर ऑफ एल्युमिनियम या इसको कहेंगे ओर ऑफ सिलिकॉन? समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इसको जो है हम एक कंबाइंड नाम देंगे, कंबाइंड नाम देंगे। लिख रहा हूँ मैं, क्लियर पिक्चर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इसको एक कंबाइंड नाम देंगे, इसको हम कहेंगे एल्यूमिनो सिलिकेट। दोनों का नाम आ जाए, एल्यूमिनो डैश सिलिकेट। इसको हम नाम देंगे एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स। ये ट्रिकी एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है ना? ये ट्रिकी एमसीक्यूज़ होते हैं। आपने एल्युमिनियो का नाम देखा, मिनरल देखा, आपने बोला बस बाबा ये है, चॉइस में लिखा हुआ होगा, आपने इस पर टिक लगा दिया। या किसी ने बोला सिलिकेट लिखा हुआ है, सिलिकॉन से मिलता जुलता अलग से एक ऑप्शन है, आपने इस पर टिक लगा दिया। तो भाई बात को समझिए ज़रा, ये 2 मिनरल्स का मजमुआ है, तो ये एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें ये दोनों मौजूद हैं और इनके साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी लगा होगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स से परेशान मत हुआ करें, ठीक है? वाटर के मॉलिक्यूल्स की कोई हैसियत नहीं है यहाँ पर, हैसियत तो है लेकिन और के नाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है Al2O3 डॉट है, फिर उसके बाद 2SiO सिलिकॉन ऑक्साइड, फिर 2, फिर डॉट है, फिर H2O है, 2H2O है, 2H2O। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अगर साथ लगा हुआ है तो इससे परेशान ना हो। ये लगा हुआ लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, इससे परेशान मत हो। अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जो एल्युमिनियम सिलिकेट मिनरल है ये हाइड्रेटेड है। क्या है ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड वर्ड हाइड्रा से निकला, हाइड्रा मतलब वाटर के मॉलिक्यूल साथ लगे हुए हैं। अगर नहीं लगा हुआ होगा तो ये एल्युमिनो सिलिकेट मिनरल जो है अनहाइड्रेटेड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब ज़रा आप इसकी ओर्स देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है एल्युमिनियम जनरली आम तौर पे जो है वो आपको एल्युमिनियम जो है वो आम तौर पे जनरली दुनिया में ज़्यादातर आप खुदाई करेंगे ना, जनरली आपको एल्युमिनियम जो है इसी तरह सिलिकॉन की मिनरल के साथ शामिल होके एल्युमिनो सिलिकेट मिनरल्स की शक्ल में मिलेगा, जिसको ये मैंने बना के भी आपको दिखा दिया। ठीक है भाई? तो कुछ जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसे भी आपको अभी और नज़र आएंगे जिसमें 3 मिनरल्स एक जगह पर हैं।
ये भी जहन में रखिएगा। मिटाऊँ इसको, अब इनके नाम मैं लिख देता हूँ। साथ साथ लिखते रहिए, ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। पहला है हमारे पास सिलिकेट और सिलिकेट ओर्स। इनमें जो पहला है वो कॉलिन है, CaOlin, कॉलिन। दूसरे नंबर पे पोटाश फेल्सफर है, पोटाश फेल्सफर। तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास पोटाश मीका है, पोटाश मीका। अब यहाँ पर आप दो दो तीन तीन मिनरल्स को एक साथ देखें, कलेक्टिवली इनको हम कहेंगे सिलिकेट ओर्स, और ये बेसिकली किसकी ओर्स हैं? एल्युमिनियम की हैं। एल्युमिनियम और सिलिकॉन मिक्स होके अभी आएंगे। कॉलिन का ज़रा देख लीजिए आप, क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, पहले भी लिख दिया था, Al2O3.2SiO2.2H2O, ठीक है। उसके बाद ये पोटाश फेल्सफर, इसमें हमारे पास तीन जो हैं मिनरल्स एक जगह पर इकट्ठी हुई हुई हैं। पोटेशियम ऑक्साइड एक ये है, एल्युमिनियम ऑक्साइड दूसरी ये है, ये देखें एल्युमिनियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, और तीसरे नंबर पर सिलिकॉन ऑक्साइड .6SiO2। उसके बाद पोटाश मीका जो है, इसका भी बता देता हूँ, पोटेशियम ऑक्साइड है K2O.3Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉट, और उसके बाद 6SiO2 डॉट, और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाइड्रेटेड है 2H2O। ध्यान से ज़रा इसको नोट कीजिए, ये क्या हो गई? ये एल्युमिनियम ओर्स में से सिलिकेट ओर्स हो गई। अब फ्लोराइड और देख लीजिए, फ्लोराइड और इसके अंदर एक ही है हमारे पास बुक में जो लिखी हुई है, वो है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसके ये अकेली है, यूनिक मिनरल है, कोई दो या तीन मिनरल एक जगह नहीं है, अकेला मिनरल है एल्युमिनियम का, ठीक है। इसके साथ बस सोडियम है Na3, और ये एल्युमिनियम आ गया और फ्लोरीन आ गया, ठीक है। ये पूरा एक ही मिनरल है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो सल्फेट और आ जाती है, सल्फेट और। सल्फेट और के अंदर जो है हमारे पास एल्यूनाइट है, एल्यूनाइट। ये एल्यूनाइट जो है ये भी तीन ओर्स का मजमुआ है। पोटेशियम सल्फेट आएगा इसके अंदर पहले, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट डॉट, फिर उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट आएगा Al2 ब्रैकेट आएगा, SO4 ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर 4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में OH आएगा, और उसके साथ 3 आएगा। ये कौन सी है? एल्यूनाइट है। नोट करते रहिए और याद कीजिए इनको। आखिर में हमारे पास ऑक्साइड ओर्स आ जाती हैं चौथे नंबर पर। ऑक्साइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, इसमें हमारे पास तीन है। सबसे पहले नंबर पर बॉक्साइट, बॉक्साइट। दूसरे नंबर पर डायस्पोर है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कोरंडम,
कोरंडम। तो बॉक्साइट भी देख लीजिए आप, मिक्स्ड है, एल्युमिनियम Al2O3 डॉट आएगा, स्मॉल n आएगा। ये स्मॉल n जब भी आए ना तो इसका मतलब होता है वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? आगे H2O लिखा हुआ है, मतलब ये कि H2O के मॉलिक्यूल्स इसमें बॉक्साइट में H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं 2 हो सकते हैं, कहीं 4 हो सकते हैं, कहीं 6 हो सकते हैं, तो फिक्स्ड नहीं है वाटर के मॉलिक्यूल, इसीलिए यहाँ पर n लगा हुआ है। ठीक है भाई। इसका एक और नाम भी लिखा हुआ है, और करके, और मतलब या इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक हो गया भाई। जगह थोड़ी कम हो गई, मुझे डायस्पोर को नीचे लिखना पड़ेगा। डायस्पर, इसमें सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड ही है, कोई दूसरी मिनरल शामिल नहीं है, और वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है H2O, डॉट के बाद वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर कोरंडम है, ये भी अकेला ही है, इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी नहीं लगा हुआ, यानी कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाटर का मॉलिक्यूल लग जाए तो ये डायस्पर कहलाता है, वाटर का मॉलिक्यूल ना लगे तो ये कोरंडम बन जाता है, बस। ठीक है भाई। इसमें जो चीफ और है, और जो नीचे इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसके हवाले से, वो भी लिख देता हूँ एल्युमिनियम के हवाले से। चीफ और जो है, यानी कि सबसे ज़बरदस्त किस्म की जो और है एल्युमिनियम की, इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत है वो है बॉक्साइट। यानी कि ये वो और है बॉक्साइट, मैंने अभी नाम लिखा भी था, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आप एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। अब इन ओर्स में से, मिनरल्स में से आपका मतलूबा मेटल कैसे निकलता है वो तो हमारा अगला टॉपिक है। ओल्ड बुक में नज़र भी आ रहा होगा 16.3 जो मेटलर्जी है, उसमें हम यही सीखेंगे कि इनको अलग कैसे किया जाता है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? लकीली ये बॉक्साइट जो है वो पाकिस्तान में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है ये बॉक्साइट। ठीक है। कहाँ पर? पाकिस्तान में नियर, अब ये नाम थोड़े से स्ट्रेंज आ जाएंगे आपके लिए, मेरे लिए भी स्ट्रेंज है भाई, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले होंगे उनके लिए तो नहीं होंगे। नियर द विलेज खिल्ला, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में। नियर विलेज खिल्ला, MCQs में आ जाते हैं ये, इग्नोर मत कीजिएगा। नियर विलेज खिल्ला, कहाँ पर है ये खिल्ला विलेज? ये मुजफ्फराबाद में है, जो हमारे आज़ाद कश्मीर का जो है वो मुजफ्फराबाद में है। ये आज़ाद कश्मीर का जो हमारा कैपिटल सिटी है मुजफ्फराबाद, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कहाँ पर? आज़ाद कश्मीर। ठीक है भाई, ये वहाँ पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये? विलेज ज्ञान एंड सलहन ऑफ तहसील कोहली नियर रावलपिंडी एट मरगला हिल्स। रावलपिंडी अगर या पिंडी आप गए हों तो उसकी सराउंडिंग में आपको मरगला हिल्स नज़र आती हैं। मरगला हिल्स पहाड़ियाँ हैं बड़ी खूबसूरत सी, जिनको मरगला हिल्स कहा जाता है। मरगला हिल्स कहाँ पर हैं ये? वैसे तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी साथ ही हैं। रावलपिंडी के आउटस्कर्ट्स में, सराउंडिंग में ये मरगला हिल्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। यहाँ पर एक विलेज है, एक गांव है, जिसका क्या नाम है? उसका नाम है ज्ञान। 2 गांव हैं, एक का नाम है ज्ञान है और दूसरे का नाम सलहन है। सलहन। ठीक है। ये दोनों गांव जो हैं एक तहसील में आते हैं, उस तहसील का नाम है, ये भी नोट कर लीजिए, उस तहसील का नाम है कोहली, KOHLI, कोहली। तो कोहली तहसील के अंदर ये 2 गांव हैं, और ये कोहली तहसील कहाँ है? ये मरगला हिल्स में मौजूद है, और ये मरगला हिल्स जो हैं वो रावलपिंडी के
लेफ़्ट राइट मौजूद है। और किन किन जगहों पे वो भी लिख देता हूँ। सर्ज एट डिस्ट्रिक्ट अटक। डिस्ट्रिक्ट अटक जो है, डिस्ट्रिक्ट अटक, अब ये अटक जो है वो पंजाब में आता है या KPK में आता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल में KPK में आता है ये डिस्ट्रिक्ट अटक। ये हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ भी हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर भी जो है वो एक जगह है जिसका नाम है सर्ज, वहाँ पर भी एलुमिनियम के जो है वो ओर्स मौजूद हैं, ठीक है। और हमारे सिंध में भी 2 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये मौजूद है। कौन कौन से? एक तो थरपारकर और दादू डिस्ट्रिक्ट में, थरपारकर एंड दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एल्युमिनियम की ओर्स जो हैं वो मौजूद हैं। फाइनली अकरेंस ऑफ क्रोमियम की तरफ चलते हैं। क्रोमियम के हवाले से ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ी है, बहरहाल जितनी भी है वो लिखता हूँ मैं। तो ये चारों अकरेंस जो हैं वो अल्लाह की रहमत से निमट जाएंगी। अकरेंस ऑफ आयरन, अकरेंस ऑफ कॉपर, अकरेंस ऑफ एल्युमिनियम और फाइनली अकरेंस ऑफ क्रोमियम। अकरेंस ऑफ क्रोमियम। पहले ये है क्या इसका बता रहा, बोल रहा है सिल्वरी वाइट मेटल है, सिल्वरी वाइट मेटल है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है वो मैं लिख देता हूँ। और ये वेल नोन बहुत अच्छे से जाना चाहता है ये क्रोमियम अपनी 2 खुसूसियात की वजह से, 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से। 2 खुसूसियात इसकी क्या हैं? कुछ अच्छी नहीं है। एक तो करोजन, वेल नोन फॉर इट्स करोजन एंड रस्टिंग प्रॉपर्टी, करोजन एंड रस्टिंग। करोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल या किसी भी चीज़ के अंदर उसके ज़ाहिरी खदोखाल, उसका कलर है, उसकी शेप है, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाना किसी भी वजह से, उसको हम कहते हैं करोजन। उसमें पानी भी हो सकता है, धुआं हो सकता है, मट्टी हो सकती है, किसी भी वजह से ख़राबी आ जाना, किसी मेटल की सरफेस का डल हो जाना, डिम हो जाना, किसी चीज़ का, पत्थरों का डल हो जाना, ख़राब हो जाना, वो करोजन कहलाता है। अगर ये बदलाव, ये ख़राबी ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की वजह से हो, ऑक्सीजन की वजह से हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रस्टिंग, इसको कहते हैं जंग लग जाना, जंग लग जाना। और ये आयरन के अंदर ख़ास तौर पे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो बहरहाल ये क्रोमियम की ये 2 बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा करोजन इसमें नज़र आती है और रस्टिंग जो है वो इसमें हमें नज़र आती है। मेन और क्रोमियम की जो हैं वो कौन कौन सी हैं? क्रोमाइड कहा जाता है इनको। मेन और कौन कौन सी है? क्रोमाइड, और इसका एक और नाम भी है, इसको क्रोम भी कहा जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये क्रोम आयरन, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको सही तरह से असल में इंटरप्रेट कर नहीं पा रहा हूँ। मैं एक चीज़ का एतराफ़ कर लूँ, यहाँ पर ये जो मुझे बता रहे हैं इसके मुताबिक करोजन या रस्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन मेरा ये ख़्याल नहीं है ज़ाती तौर पे। मैं आपको कहूँगा ज़रा गूगल करके इसको चेक करें, क्रोमियम के हवाले से या क्रोम आयरन के हवाले से। ये शायद लगाया जाता है मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, इसको पिघला के लगाया जाता है ताकि वो चीज़ें जो है वो करोडेड ना हो और रस्टी ना हो। रस्ट और करोजन से प्रोटेक्शन के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे ख़्याल में शायद यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं। देखिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा ज़रा देख के ये, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो ये हो नहीं सकती नेगेटिव सेंस में कि भाई ये बहुत ज़्यादा खुद करोडेड होता होगा या रस्टी होता होगा,
सोचने की बात है ना। तो बहरहाल आप बताइएगा ज़रा मुझे कमेंट में इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला जो है वो भी लिख देता हूँ, FeO डॉट Cr2O3, ठीक है भाई। मेन और भी हो गई, इसकी नाम भी बता दिया, फार्मूला भी है। क्रोमाइट और जो है वो कहाँ पाई जाती है? बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ये क्रोमाइट और जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पुराना नाम वैसे ओल्ड बुक में लिखा हुआ है NWFP, KPK का पुराना नाम है ये, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ NWFP लिखा हुआ है, पुरानी बुक है। बहरहाल मालाकंड, KPK के अंदर जो मालाकंड है वहाँ पर ये क्रोमाइट की ओर्स जो हैं, काने मौजूद हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 7 जो है मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन का हो चुका। 16.3 मेटलर्जी की तरफ हम आएंगे। सबसे मुश्किल टॉपिक अब शुरू होने वाला है इसका, मुझे अंदाज़ा है। कमेंट्स में भी देख रहा हूँ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आयरन, ये क्रशिंग क्या हो रही है और सफाई क्या हो रही है इसके अंदर, ठीक है। फ्लोटेशन प्रोसेस और बड़ी लंबी चौड़ी ये जो है ना वो रोस्टिंग क्या है, कंसनट्रेटेड, और ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत डिटेल्ड वीडियो बने। लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, नई जगह पे शिफ्टिंग की वजह से लाइट भी चली जाती है, तो ये सारे इश्यूज़ भी हैं जिनको देखना पड़ता है भाई। एक वीडियो 3-3 दफ़ा जो है वो शूट करनी पड़ती है इस इंटरप्शन ऑफ लोड शेडिंग की वजह से। ये देखें, भी तो हिम्मत है ना मेरी, कितना दिल दुखता है कि एक वीडियो बनाते हैं, 10-15 मिनट लेक्चर देने के बाद पता चलता है लाइट चली गई, तबाह हो गई, वो वीडियो ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से खड़े हो। तो बहरहाल ये सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि आपके ज़िंदगी में मसले मसाइल अगर ना आए ना तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आता कामयाबी का। पता है आपको ये बात। मसलों से दोस्ती कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।